नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग संविधान में प्रस्तावना पढ़ रहे थे और प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं कि प्रस्तावना कहते किसे हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। और उसमें ये देखा था इसकी उपयोगिता के संदर्भ में कि प्रस्तावना में 3 तत्व शामिल हैं। एक तो क्या है कि जो प्रस्तावना है वो क्या करती है, संविधान के स्रोत के रूप में ये बताती है कि संविधान का स्रोत कौन है। तो उसमें हमने पहला पॉइंट जाना था कि संविधान के स्रोत के रूप में भारत की जनता को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उसमें हम भारत के लोग, जो पहली शब्दावली है उसी से क्या पता चलता है कि संविधान का जो स्रोत है वो कौन है, भारत की जनता है। दूसरा था उसमें संविधान के स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की थी। और संविधान के स्वरूप में क्या क्या चीज़ें, जैसे कि हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। तो उसमें पहला शब्द था कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रणाली है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, हमारी राज्य व्यवस्था का स्वरूप हो गया। और उसी प्रस्तावना में कुछ उद्देश्य निहित हैं कि प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के लिए कुछ उद्देश्य उसके संविधान में निहित होते हैं। तो उन सारे उद्देश्यों को किस में बताया गया है, प्रस्तावना में बताया गया है। जैसे कि हम भारत के समस्त नागरिकों के लिए क्या करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो उद्देश्य हैं वो किस में वर्णित किए गए हैं, हमारी प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। और पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, आज जो पॉइंट आपका आने वाला है वो क्या है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो क्या है अपना, कि संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना। कि जो संविधान की प्रस्तावना है इसको संविधान का भाग माना है कि नहीं माना है। तो देखिए, इस संदर्भ में पहला विवाद आया आपका 1960 में बेरुवाड़ी मामले में। बेरुवाड़ी संघ मामला। और इसमें पहला प्रश्न यह उठा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इस केस में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या केस दिया, किसने, सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े, एक और केस आया आपका 1973 में। 24 अप्रैल 1973 को उसका निर्णय सुनाया गया था। वो एक बहुत ही ऐतिहासिक केस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम केशवानंद भारती मामला कहते हैं। तो केशवानंद भारती मामले में देखिए क्या कहा। कब आया था ये आया था 1960 में और ये आया 1973 में। तो देखिए, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। दो चीजें याद रखना, आपको सिर्फ यहां से क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में सुनाया। तो आपको याद रखना है कि बेरुवाड़ी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरी चीज कि ये किस केस में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तब आप क्या कहोगे, केशवानंद भारती मामले में। और इसके अलावा आपका एक केस और आता है जिसे हम SR बोम्बई बनाम भारत संघ के नाम से जानते हैं। SR बोम्बई व्यक्ति हैं ये, बनाम भारत संघ। तो इस केस में भी उसने क्या किया, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। क्या किया, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। ठीक है,
इसके अतिरिक्त एक केस और आता है आपका 1995 में, LIC ऑफ इंडिया। कौन सा आता है? LIC ऑफ इंडिया 1995 में। और इसमें भी क्या किया है, सेम जो बातें इन केसों में कही हैं वो भी इसमें कही है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखो, अब पहली चीज यहां आती है कि अगर कोई चीज संविधान में शामिल नहीं है तो यहां पहला प्रश्न ये उठेगा उसके सामने कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं थी, कहां तक, बेरुवाड़ी संघ मामले तक। तो इस संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। देखिए, जब वो संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन करने का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर संशोधन कर भी देंगे तब भी संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और संशोधन नहीं करेंगे तब भी संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे चल करके जैसे ही केशवानंद भारती मामला आया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये संविधान का भाग है, और अगर संविधान का भाग है, अब प्रश्न किसके सामने आ गया? संसद के सामने आ गया। तो संसद ने एक सवाल पूछा सर्वोच्च न्यायालय से कि अगर ये संविधान का भाग है तो क्या हम इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में, अर्थात जो इसकी मूल भावना है प्रस्तावना की, उस मूल भावना को हस्तक्षेप किए बिना इसमें आप क्या कर सकते हो? संशोधन कर सकते हो। और आगे चल करके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें एक संशोधन किया गया जिसमें 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम पंथ निरपेक्षता के नाम से जानते हैं, और अखंडता शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए थे? 1976 में। मामला कब का है? 1973 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी सी बात कही कि आप प्रस्तावना में तो क्या पूरे संविधान में परिवर्तन कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहाँ परिवर्तन नहीं कर सकते? संविधान के आधारभूत ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकते? परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि संविधान की मूल भावना जिससे क्या नहीं हो? हस्तक्षेप न हो उसमें। किसमें? संविधान की मूल भावना में बिना हस्तक्षेप किए आप संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे चल करके फिर क्या किया? इसी केस में संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्दों को, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, इस प्रकार के कुछ शब्दों को क्या कर दिया? संविधान के मूल ढांचे में शामिल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आप प्रस्तावना में बेझिझक वो कीजिए, हम उसके बाद में क्या नहीं करेंगे? इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी मूल भावना आहत न हो, और फिर आप क्या कर सकते हो? संविधान में संशोधन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये इन केसों का वाद रहा है। ये 1994 में आया था SR बॉम्बे बनाम भारत संघ मामला, और फिर LIC मामले में भी क्या कहा? यहाँ इस मामले में यहाँ लाने का मतलब ये था कि यहाँ उसने जोर दे करके कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। क्यों है आंतरिक हिस्सा? क्योंकि संविधान के जितने भी भाग हैं, उन सब भागों में जो भी दर्शन निहित है वो सब किस में आ गया? आपकी प्रस्तावना में एक सार के रूप में आ गया। इसीलिए जहां संविधान मौन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जहां संविधान मौन होगा वहां पर, या अगर किसी अनुच्छेद का अर्थ स्पष्ट करने में या उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, तो उस अनुच्छेद के अर्थ को जानने के लिए किसका सहारा लिया जा सकता है? प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। और ये बात उसने किस मामले में कही? केशवानंद भारती मामले में कही। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ क्लियर हो गई होगी। अब एक सवाल आता है हमारा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं? ये तो था क्या कि प्रस्तावना संविधान के भाग है या नहीं है, तो ये उसका इतिहास रहा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि कई बार यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से वाद में, यानी कि केस में, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। और उसमें वेरुवाड़ी मामला था, एक केस और था केशवानंद भारती मामला, उसमें ऑप्शन में नहीं था। SR बॉम्बे बनाम भारत संघ मामला था, और एक केस और था। तो ये 4 ऑप्शन उसमें थे। तो जब केशवानंद भारती मामला ना आए और केवल SR बॉम्बे बनाम भारत संघ मामला आ जाए, तब आपको क्या सही करना है? ये सही करना है। लेकिन अगर ये दोनों ही आ जाते हैं तब क्या करोगे आप कि केशवानंद भारती मामले को ही सही मानोगे। जब ऑप्शन में दोनों केस आ जाएंगे तब किसको सही माना जाएगा? केशवानंद भारती केस को ही सही माना जाएगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है? आपको ये समझना है कि केशवानंद भारती मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना तो है, लेकिन ये भी कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और आगे चल करके अगर इसमें संशोधन करना है तो इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसकी मूल भावना आहत न हो, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या आ रहा है अपना, प्रस्तावना संशोधनीय है कि नहीं। ठीक है, चलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, पहले हम इस सवाल पर पहुंचते हैं। तो देखिए, संशोधन कौन करता है, संसद करती है, और संसद को यह शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त है। तो देखिए, अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ठीक, तो संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो कहाँ से मिली हुई है, अनुच्छेद 368 से मिली हुई है। तो ये प्रश्न एक बार आया केशवानंद भारती मामले में कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है कि नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किस मामले में, देखिए बेरुवाड़ी मामले में तो इसको अस्वीकार ही कर दिया था कि बेरुवाड़ी मामले में, क्योंकि इसको भाग ही नहीं माना था किसका, संविधान का, तब इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या कहा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये जो मूल ढांचे का जो विचार था ना, यहाँ से भी सवाल एक बार आया हुआ है कि जो मूल ढांचे की अवधारणा है, ये कौन से केस में निकल करके आई या किस केस में सामने आई। तो इसको भी याद रखना कि मूल ढांचे का विचार केशवानंद भारती मामले में निकल करके आया। किस मामले में आया, केशवानंद भारती मामले में। मूल ढांचे का मतलब है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी पॉइंट को या किसी भी कानून को किसके दायरे में ले आया, मूल ढांचे के दायरे में ले आया, मूल ढांचे के अंतर्गत अगर उसको शामिल कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि आप फिर संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कीजिए, लेकिन मूल ढांचे में शामिल तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ गए, यानी कि संशोधन करने की जो पावर है संसद की, वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि मूल ढांचे का मतलब क्या है कि इससे संविधान की जीवंतता को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत अपनाया, और इस मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत जो तत्व इसमें शामिल हैं, संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती। आपको यह बात याद रखनी है, ठीक है। तो प्रस्तावना को भी किसमें शामिल कर लिया, मूल ढांचे में शामिल कर लिया, और यह कहा कि प्रस्तावना की मूल भावना को आहत किए बिना आप क्या कर सकते हो, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो। और आगे चल करके क्या हुआ, कब, 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कांग्रेस पार्टी ने संविधान संशोधन किया था। इंदिरा जी की सरकार थी उस समय, आपातकाल की बात है ये, जब इंटरनल इमरजेंसी भारत में लगी हुई थी। तो इंटरनल इमरजेंसी के दौरान उन्होंने 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और इस अमेंडमेंट के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े।
कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से? पहला था हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ठीक है, तो पहला संविधान प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया? 1976 में। अगर सन पूछी जाए तो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। लेकिन कई बार ये पूछता है, देखिए अब यहां से सवाल क्या आएगा कि जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि बताइए 1975 की प्रस्तावना में, सवाल सुनना, 1975 की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था? ऑप्शन है आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। ठीक है, अगर ये 4 वर्ड आपको दे रखे हो, सवाल क्या पूछा गया कि 1975 की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था। तो देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये 3 शब्द कब जोड़े गए हैं? आपके 1976 में जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तब अगर 1975 तक की प्रस्तावना की बात की जाए तो इन तीनों में से एक भी वर्ड शामिल नहीं था। ठीक है, अगर ये कई बार क्रम पूछेगा आपसे, और क्रम कैसे पूछेगा कि आपको दे देगा, मैं 1-2 सवाल दे देता हूं, तो इस बात को आप याद रखना कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो ये प्रश्न कौन से केस में आकर के उठा? 1973 में, सॉरी 60 नहीं, 1973 में केशवानंद भारती मामले में, और 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना की मूल भावना को आहत किए बिना आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, और इसको आधार बना करके फिर 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए, अर्थात पहली बार इसमें संशोधन किया गया। तो पहली बार अगर संशोधन पूछे तो कि पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 1976 में। और ये पूछे कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार ही इसमें संशोधन हुआ है, वो भी कब? यही 42वां संशोधन। कितनी बार इसमें संशोधन किया गया है? एक बार किया गया है, और इसके तहत इसमें 3 शब्द जोड़े। और ये केस किस केस में हुआ? ये केशवानंद भारती मामले केस में ये प्रश्न आया था, जिसके तहत संसद को ये शक्ति मिल गई कि उसने प्रस्तावना की मूल भावना को आहत किए बिना, अर्थात उसको सकारात्मक रूप देने के लिए ये शब्द क्या कर दिए? स्पष्ट रूप से शामिल कर दिए। ठीक है, तो इनसे हमारे जो राज्य व्यवस्था का या जो हमारी शासन प्रणाली है उसका स्वरूप और स्पष्ट रूप से उजागर हुआ कि हमारा देश समाजवाद की तरफ झुका हुआ है, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर है, और हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्रम वाले क्वेश्चन। देखिए प्रस्तावना से सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो किसके आते हैं? क्रम के आते हैं, कि जो प्रस्तावना में शब्द दे रखे हैं उनके क्रम क्या हैं। तो एक सवाल पर हम यहां डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के आपको पीडीएफ की फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रस्तावना से संबंधित। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो व्हाट्सअप करके, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर व्हाट्सअप के करके आप पूछ सकते हो कि सर क्वेश्चन मिल सकते हैं कि नहीं, तो उनको पीडीएफ की फॉर्म में क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है मेरा क्या कि निम्न शब्दों को क्रम से स्थापित कीजिए। ठीक है, शब्द क्या क्या है हमारे? नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
नंबर 3 पंथ निरपेक्ष, नंबर 4 गणराज्य और नंबर 5 लोकतांत्रिक। ठीक है, अब लिखना, अब ये आएंगे आपके कूट। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में आ रहा है आपका 2, 1, 3, 4, 5। ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3, 5। ऑप्शन सी 2, 1, 5, 3, 4। और ऑप्शन डी 2, 1, 3, 5 और 4। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर आप कब दे पाओगे, जब आपने प्रस्तावना को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और एक बार मैं फिर भी बोल के दिखा देता हूं आपको कि हम भारत के लोग नहीं बोलूँगा, क्यों, क्योंकि अभी आप फिर इसको यहाँ से देख लोगे कि सर ने बोल दिया, इसका क्रम आपको याद हो जाएगा। आप प्रस्तावना को एक बार खुद से पढ़िए। और मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका है कि जो प्रस्तावना का पहला वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको पूरी प्रस्तावना लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, 6 पैराग्राफ हैं, उसके 6 पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन में आपकी प्रस्तावना लिखी हुई है। उनको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, 2-4 बार उसको पढ़िए अच्छे से, उसके शब्दों को समझिए। और जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको फिर बताइए। अब यहाँ पर हमारा एक लास्ट पॉइंट बचता है कि प्रस्तावना के संबंध में कुछ कथन कहे हैं संविधानविदों के द्वारा, तो उन कथनों को किसने क्या कहा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मैं फिर बता रहा हूं कि प्रस्तावना से जो सवाल आएंगे वो यही आएंगे कि इसमें संशोधन कब किया गया, किसने इसके बारे में क्या कहा है और इसकी शब्दावली का क्रम। इसके अलावा प्रस्तावना से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे वनडे एग्जाम में। अब आते हैं संविधानविदों के कथन। चलिए पहला कथन लिख लेते हैं हम लोग। पहला कथन है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह किसने कहा है? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इस कथन को किसने दिया? तो ये नाम याद रखना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने। दूसरा कथन आता है इसके मामले में कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतंत्र की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतंत्र की जन्म कुंडली है या भविष्य फल है। ये बात कही थी आपकी के.एम. मुंशी ने। किसने कही थी? के.एम. मुंशी ने। तीसरा कथन आता है इसके संदर्भ में कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। ये बात कही थी सर अर्नेस्ट वॉकर ने। किसने कही थी? सर अर्नेस्ट वॉकर। ठीक है, तो ये 3 कथन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो चौथा कथन हमारा आ रहा है वो क्या आता है कि प्रस्तावना क्या है। जैसे एक व्यक्ति थे सुभाष कश्यप, और सुभाष कश्यप ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इसके मामले में कि अगर प्रस्तावना
आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ठीक है, क्या है? अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ठीक है, ये किसने कही थी? सुभाष कश्यप ने। और यहां नोट करके लिख लेना कि संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है आपकी किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रस्तावना। अब इससे संबंधित कुछ 2-3 मुख्य पॉइंट बचे हैं जिन्हें हम फैक्ट्स के रूप में ले सकते हैं, तथ्यों के रूप में ले सकते हैं। तो वो 3-4 तथ्य क्या हैं हमारे, वो देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, पहला पॉइंट यहाँ लिखना अलग से, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला क्या है कि पहला सवाल यही बनेगा आपका कि जो प्रस्तावना है इसको कितने पैराग्राफ में लिखा गया है? तो 6 पैराग्राफ में लिखा गया है। कितने पैरा में लिखा गया है? तो 6 पैरा। ठीक है, दूसरा सवाल आता है आपका कि प्रस्तावना के लेखक कौन थे? प्रस्तावना के लेखक, अगर आपने संविधान निर्माण की वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा कि प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। तीसरा आता है कि प्रस्तावना के या प्रस्तावना का अलंकरण किसने किया था? इसको सजाया किसने था? तो प्रस्तावना का अलंकरण किसने किया था? ब्यूअर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि प्रस्तावना में हमारे 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए। तो फ्रांस की क्रांति से हमने कौन कौन से शब्दों को लिया है? पहला था आपका स्वतंत्रता। तो पहली चीज तो यही याद रखनी कि फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चली थी? 1789 से 1799 तक। ठीक है, तो यहां से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 3 शब्द स्वीकार किए गए हैं। और जो 5वां पॉइंट है हमारा कि जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं, ये किस क्रांति से लिए गए हैं? तो रूस की क्रांति से या रूसी क्रांति से। और रूसी क्रांति हुई थी आपकी 1917 में। तो यहाँ से लिए हैं आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रस्तावना। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हो। ठीक है, चलिए, और
जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप बेझिझक क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई और सुधार करने हो तो आप वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं, ताकि हमारी टेक्निकल टीम आपको और अच्छी क्वालिटी के साथ में वीडियो उपलब्ध करवाए। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।